हम इसे B2 बॉम्बर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है नॉर्थरोप ग्रुमान B2 स्पिरिट। ये प्लेन दुनिया के किसी भी मुल्क की मिलिट्री डिफेंस का एक सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन ये दूसरे एयरक्राफ्ट से आखिर अलग कैसे है? इसका रोल है एक स्टेल्थ बॉम्बर का। इसीलिए हैरानी की बात नहीं कि स्टेल्थ इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि टॉप स्पीड मैक 0.95 जो कि तकरीबन आवाज की रफ्तार तक चलता है, आखिर वो इतना छुप कैसे जाता है? आइए इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं B2 बॉम्बर की इस बेमिसाल पावर को। ये बॉम्बर लंबाई से ज्यादा चौड़ाई में है। इसके विंग स्पैन 52 मीटर्स के हैं, जबकि इसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 21 मीटर की है। मगर फिर भी ये रडार पे बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है। ये सब कुछ मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ इसके स्मार्ट डिजाइन के बदौलत। रडार के क्रॉस सेक्शन से पता चलता है कि कोई भी चीज रडार पे कितनी बड़ी दिखाई देगी, और B2 का क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.1 स्क्वायर मीटर का है। इसके बरक्स एक कार्गो प्लेन का क्रॉस सेक्शन तकरीबन 100 मीटर स्क्वायर तक भी हो सकता है। इसका लो ड्रैग विंग डिजाइन सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेल्थ में मदद नहीं करता, बल्कि इसकी बहुत ज्यादा रेंज भी बढ़ा देता है। ये एयरक्राफ्ट 11,000 किलोमीटर यानी लगभग 69,000 माइल्स से ज्यादा तक सफर कर सकता है एक बार में। और ये यही नहीं रुकता, बल्कि ये हवा में इससे ज्यादा भी जा सकता है, क्योंकि इसे हवा में मिड फ्लाइट रिफ्यूल भी किया जा सकता है। रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल्स जैसा कि कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट इसकी इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को भी ये कम करता है, और इसके साथ साथ ये रडार बीम्स को एब्सॉर्ब कर लेता है जो नॉर्मली इसे डिटेक्ट कर लेती है। 80% से ज्यादा एयरक्राफ्ट कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो ना सिर्फ रडार को एब्सॉर्ब करता है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत भी होता है। ये मटेरियल इस एयरक्राफ्ट को अल्ट्रा डायनेमिक बना देता है। उसकी विंग्स मिसाल के तौर पे ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं एज कंपेयर टू वो नॉर्मल प्लेन जिसे आप और हम इस्तेमाल करते हैं। ये विंग्स एरोडायनेमिक स्ट्रेस की एनर्जी को भी एब्सॉर्ब करती हैं, जो इसे हाई स्पीड एफिशिएंसी देती है, और ये कंपोजिट मटेरियल्स एयरक्राफ्ट की लाइफ भी बढ़ाते हैं। इसके बरअक्स मेटल और एलॉय से बने हुए एयरक्राफ्ट्स की लाइफ भी कम होती है। इंफ्रारेड सिस्टम्स, ये सिस्टम सिर्फ इंजन्स की हीट नहीं बल्कि बॉडी की हीट भी डिटेक्ट करते हैं। जब एयरक्राफ्ट एक मैक्सिमम स्पीड पे होता है तो एयर फ्रिक्शन से उसकी आउटर बॉडी भी गर्म हो जाती है। इस मसले के हल के लिए B2 के इंजन फ्यूजलाज के अंदर गहराई में छुपाए गए हैं, और अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जीपीएस फेल हो जाए तो B2 को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये जीपीएस पर सिर्फ डिपेंड नहीं करता, बल्कि जायरोस्कोप, सेंसर्स और रडार्स का यूज करके, ताकि पायलट लैंडमार्क से अपनी लोकेशन समझ सके। जीपीएस एंटीने का यूज करना इसे एनिमीज के लिए डिटेक्टेबल बना देता है। इसीलिए बाद में ईएम कोड जीपीएस टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जो कि सिर्फ मिलिट्री के लिए है और ज्यादा सिक्योर और रिस्पॉन्सिव है। ये नेविगेशन टेक्नोलॉजी का एक नया दौर था। B2 सिर्फ स्टेल्थ नहीं बल्कि इसे एम्युनिशन ले जाने के लिए और टारगेट कंट्रीज में फायर करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसका साइज ऑलमोस्ट आधी फुटबॉल फील्ड जितना है, मगर ये उससे भी ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। इसकी दो इंटरनल बेस में ऑफिशियली 18 टन का पेलोड आराम से कैरी किया जा सकता है, लेकिन असल में ये प्लेन शायद इससे भी ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता हो। ये एयरक्राफ्ट 500 पाउंड के तकरीबन 80 और 16 न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे B61, B83 ले जा सकता है। इसके मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे ज्यादा सर्वाइवेबल एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में 3 ऐसी चीजें हैं जो कि किसी और के एयरक्राफ्ट में नहीं: लॉन्ग रेंज, स्टेल्थ और हैवी पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी। लेकिन ये सब कुछ महंगा भी पड़ता है। 1997 में एक B2 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट $737 मिलियन थी, जो कि आज के दौर में तकरीबन $1.2 बिलियन के बराबर है। और अगर
पूरी की पूरी डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट को देखा जाए तो एक एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कॉस्ट थी $2.13 बिलियन, जो कि आज के हिसाब से $3.5 बिलियन बन जाती है। इतनी ज्यादा कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए पहले 132 B2 एयरक्राफ्ट्स का बनाने का प्लान था, लेकिन इसको बाद में 75 तक रिड्यूस कर दिया गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सिर्फ 20 B2 एयरक्राफ्ट भी एक्वायर किए गए और एक 21st एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप को कन्वर्ट करके बनाया गया। आज भी ये 21 एयरक्राफ्ट एक्टिव हैं और यूएस इसे 2032 तक यूज करने का प्लान रखता है। इस एयरक्राफ्ट को चलाना और मेंटेन करना अपने आप में भी एक चैलेंज है। एक फ्लाइट आवर के लिए 119 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, जो कि B1B और B52 से 2 गुना ज्यादा है। 2010 में एस्टिमेट था कि एक फ्लाइट आवर की कॉस्ट $135,000 होता है यूएस टैक्स पेयर्स के लिए। हमने B2 बॉम्बर की स्टेल्थ और फायर पावर दोनों को कवर कर लिया, लेकिन इसे चलाना कैसा लगता है? पायलट्स को रोजाना ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी वक्त मिशन पर भेजा जा सके। इसके कॉकपिट में 2 सीट्स होती हैं, एक ट्रेनी के लिए और एक इंस्ट्रक्टर के लिए। दोनों के पास स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है और इंस्ट्रक्टर किसी भी वक्त कंट्रोल ले सकता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक जो पर्सन कंट्रोल लेता है वो कहता है कि आई हैव द एयरक्राफ्ट और दूसरा कहता है रॉजर यू हैव द एयरक्राफ्ट। इसमें ऑटो पायलट सिस्टम भी होता है जो कि एल्टीट्यूड और डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। कॉकपिट के पीछे एक नैरो पैसेज होती है जहां सिर्फ एक ब्लो अप मैट्रेस ही फिट होता है, ना कोई प्रॉपर बेडरूम ना फ्रिज। पायलट्स को नॉन परसीवेबल फूड्स कैरी करनी पड़ती हैं। टॉयलेट्स भी बहुत बेसिक हैं, एक अनकवर्ड स्टील बाउल जो सीट्स के पीछे होता है। हाईटेक कॉकपिट के बावजूद बेसिक नीड्स में मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है। पायलट्स को सिर्फ हवा से नहीं बल्कि डिजिटल अटैक से भी हमेशा होशियार रहना पड़ता है। वेपन्स रेडी रखने होते हैं। हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉकपिट की 8 स्क्रीन्स पर सारी इंफॉर्मेशन का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सब कुछ एक वक्त में संभालना पड़ता है, और वो भी उस वक्त जब ये एयरक्राफ्ट आवाज की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा होता है। B2 बॉम्बर एक शानदार इंजीनियरिंग का करिश्मा है जिसमें स्टेल्थ, स्पीड और शेयर डिस्ट्रक्शन की परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई ऐसा एयरक्राफ्ट भी आएगा जो कि इसको टैकल कर सके, या कोई ऐसे रडार भी इजाद होंगे जो कि इसकी स्टेल्थ को भी नाप सके? अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। दीजिए इंजीनियर शामिल को इजाजत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।